साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार समेत 5 लोग गिरफ्तार। राजेंद्र कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। राजेंद्र कुमार पर 50 करोड़ के घोटाले का आरोप। राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। कहा, दिल्ली सरकार से बदला ले रही है केंद्र की सरकार। हमारी कामयाबी से घबरा गए हैं मोदी। 23 साल में किसी सरकार ने ऐसी घटिया हरकत नहीं की। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुरान को नापाक करने से जुड़े मामले में आया है नरेश का नाम। एसीबी के सामने पेश हुए दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा। 400 करोड़ टैंकर घोटाले में हुई पूछताछ। बोले कपिल मिश्रा, कहा केजरीवाल की हो रही है फंसाने की कोशिश। मंगलवार सुबह 11 बजे होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। यूपी को मिलेगी बढ़त। अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। अठावले, अहलुवालिया और श्याम चरण हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। कानपुर में बिजली विभाग की क्लर्क रिश्वत लेते कैमरे में कैद। मीटर लगाने के लिए मांग रही थी 400 रुपए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बिजली विभाग बना अनजान। और आमिर खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म दंगल का नया पोस्टर जारी किया। पोस्टर में लड़कियों के साथ दिख रहे हैं आमिर खान। पोस्टर पर लिखा है, मारी छोरियां छोरों से कम है के। 23 दिसंबर को रिलीज हो रही है फिल्म दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त है प्राइम एजेंडा का। यह सत्ता का खेल है। मोदी सरकार में किसका पत्ता कटेगा और किसे जगह मिलेगी, यह सवाल है जिसका जवाब कल हमें मिलना है। लेकिन अटकलों और संभावनाओं को लेकर चर्चाएं आज से ही जोरों पर हैं। हम भी आज मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर प्राइम एजेंडा में बातचीत करेंगे। सवाल है कि आखिर 2 साल बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल क्यों? क्या बीजेपी अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनावों को देखते हुए कोई गेम प्लान बना रही है? सूत्रों के मुताबिक इस कैबिनेट फेरबदल में चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की भागीदारी बढ़ेगी और इसमें जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मोदी कैबिनेट में अभी पीएम को छोड़कर यूपी से 11 मंत्री हैं। कल के फेरबदल में 3 नए नाम जुड़ रहे हैं और 1 की कुर्सी जा रही है। इस तरह यूपी की भागीदारी बढ़कर 13 हो जाएगी या 13 हो सकती है। अगर क्षेत्रीय आधार पर बात की जाए तो फिलहाल मोदी कैबिनेट में पूर्वांचल से 2, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 4, मध्य यूपी से 4 और बुंदेलखंड से 1 मंत्री हैं। जाति के हिसाब से इन 11 मंत्रियों में 3 ब्राह्मण, 2 राजपूत, 1 भूमियार, 1 जाट, 1 कुर्मी, 1 पिछड़ी जाति और 1 लोध जाति के हैं। लेकिन फेरबदल के बाद यह तस्वीर बदल जाएगी। जहां पूर्वांचल से मंत्रियों की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो जाएगी, लेकिन पश्चिमी यूपी से घटकर यह 3 हो जाएगी। मध्य यूपी से 4 और बुंदेलखंड से 1 मंत्री बने रहेंगे। नए फेरबदल में 1 ब्राह्मण, 1 कुर्मी की संख्या बढ़ सकती है। मंत्रियों के 2 साल के कामकाज की रिपोर्ट के आधार पर किए जा रहे इस बदलाव के दौरान कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। यूपी से बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को सरकार में शामिल किया जाना तय माना जा रहा है। पटेल के अलावा दूसरे संभावित नामों में पुरुषोत्तम रूपाला, रामदास अठावले, अजय टमटा, कृष्ण राज, एसएस अहलुवालिया, महेंद्रनाथ पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, पीपी चौधरी और अनिल माधव दवे प्रमुख हैं। उधर मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया और पंचायती राज, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद को वापस संगठन के काम के लिए भेजा जा सकता है। बाहर जाने वालों में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला का नाम भी बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल
चुनावी गणित को पूरी तरह से ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस पर बातचीत करने से पहले हम एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और यह बड़ी खबर आ रही है महोबा से, जहां प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल भूख से मर रहे एक परिवार की खबर प्राइम न्यूज पर चलने के बाद अनाज न देने वाले कोटेदार को एसडीएम ने जेल भेज दिया है। बड़ी खबर आ रही है महोबा से, जहां प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको ध्यान होगा कि तकरीबन 3 दिन पहले प्राइम न्यूज ने एक ऐसे परिवार की खबर दिखाई थी जो महोबा का परिवार था, जिसका राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड कैंसिल कर दिया गया था और वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गया था। परिवार का मुखिया भोजन न मिलने की वजह से मरणासन हालत में था, और यही हाल उस परिवार के बाकी सदस्यों का था, बच्चों का था। पीड़ित परिवार को प्रशासन ने अनाज मुहैया करवाया है प्राइम न्यूज की खबर के बाद, और बुजुर्ग के बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में उसे भर्ती भी करवाया गया है। हालांकि बुजुर्ग का राशन निरस्त करने के मामले में दोषी प्रधान और सचिव के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि प्रधान, प्रशासन सचिव और जो ग्राम प्रधान है उसके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी। महोबा से बड़ी खबर आ रही है, प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ है और खबर का अपडेट भी सामने आने लगा है। डॉक्टरों की एक टीम लगाई गई है, जैसा कि प्राइम न्यूज ने अपने दर्शकों को बताया था कि जो परिवार का मुखिया था वो मरणासन स्थिति में पहुंच गया था। प्राइम न्यूज वहां पहुंचा, इस खबर को दिखाया, तब जाकर प्रशासन जागा और इस व्यक्ति को, तस्वीरें आप देखिए, इस व्यक्ति को भोजन उपलब्ध करवाया जा सका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ग्राम प्रधान और सचिव, ग्राम सचिव की मिली भगत से इस व्यक्ति का राशन कार्ड निरस्त हुआ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? क्योंकि कोटेदार बाकायदा राशन कार्ड पर राशन का वितरण करता है। जब राशन कार्ड निरस्त हो गया तो फिर कोटेदार इसे राशन कैसे दे? मूल प्रश्न यह है। हमारे सहयोगी इरफान पठान जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। इरफान, क्या अपडेट आ रहा है? क्या प्राइम न्यूज की खबर के बाद प्रशासन में कुछ संवेदना बची, वो बाहर आई, और नतीजा ये हम देख रहे हैं कि कुछ मदद मुहैया कराने की खबर आ रही है, इसके अलावा कोटेदार को जेल भेजने की खबर है? इरफान, हमारी आवाज आपको मिल रही है क्या? हेलो इरफान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो इरफान, हमारी आवाज आपको मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जल्दी अपने संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्राइम न्यूज ने अभी जल्दी ही 1 साल कामयाबी पूर्ण तरीके से पूरा किया है, और जब हम 1 साल के अपने पूर्ण होने पर चर्चा कर रहे थे तो उस पूरी चर्चा में जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता की बात निकलकर सामने आई थी। पुष्प जी, हम एक कमेंट चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि वहां भ्रष्टाचार या फिर ग्राम प्रधान और सचिवों की मिलीभगत इस तरह से है कि एक परिवार बिल्कुल भुखमरी के कगार पर पहुंच जाए, लेकिन उनके अंदर संवेदना नहीं जागती। प्राइम न्यूज ने इस खबर को दिखाया और दिखाने के बाद इस पर अच्छी बात है कि प्रशासन जागा, इस पीड़ित परिवार की मदद की। कैसे देखते हैं सर आप इसे? देखिए, ये तो आपको मैं बधाई दूंगा कि कम से कम आपका चैनल इस ग्रास रूट वाले मामले को पकड़ा। अदरवाइज अभी जो हालत है देश में, पूरा लगता है लोगों का ध्यान मंत्रालय को किसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या अदल बदल हो रही है जी, यूपी की राजनीति में क्या उलट फेर होगा, जातीय समीकरण क्या है। इस भीड़ में लगता है हम लोग कहीं खो से गए हैं। ये ह्यूमन एंगल की जो खबर है, एक मानवीयता जो बचनी चाहिए पत्रकारिता का, जो सरोकारी पत्रकारिता है, उसके लिए मैं जरूर आपके चैनल को बधाई दूंगा। प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन इस बारे में क्या कुछ करने जा रही है, ये सबसे अहम सवाल है इस पूरे मामले में, कि किस तरह से, कैसे इसको, जो दोषी हैं, असल दोषी कौन है, असल दोषी कौन है, उनका पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया अब तक और प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करने जा रहा है।
महोबा के सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुष्प जी, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल साहब हमारे साथ हैं। चंदेल साहब, इस खबर के बारे में आपको जानकारी होगी, प्राइम न्यूज ने इस खबर को काफी प्रमुखता से उठाया था। एक परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया, उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। प्राइम न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, प्रशासन जागा और अब मदद की बात सामने आ रही है। लेकिन सर, हमारा सवाल दूसरा है। उत्तर प्रदेश में जहां विकास के इतने दावे किए जा रहे हैं, उन्हीं दावों में से एक तस्वीर ये है, क्या कहेंगे? हमारे संसदीय क्षेत्र में, बल्कि मैं कहूँ पूरे बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो पीडीएस सिस्टम है बिल्कुल फेल हो चुका है। मेरे संसदीय क्षेत्र का हाल ये है कि पर डे हम लोग 5-7 गांव जाते हैं। सबसे ज्यादा जो समस्या है वो इसी बात की है। गांव में लोग जब एकत्रित होते हैं, सबसे पहला उनका रहता है कि हमारे घर में अनाज नहीं है और हमको राशन हमको नहीं मिल रहा है। तो ये बिल्कुल हम लोग इससे बिल्कुल लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पीडीएस सिस्टम बिल्कुल फेल है। जो बीपीएल कार्ड धारक जो लोग हैं, उनके जो सुपात्र हैं उनके नाम काट दिए गए हैं, और जो लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, उनका बीपीएल सूची में नाम है। मेरा स्पष्ट आरोप है उत्तर प्रदेश सरकार पर कि संवेदन शून्य अधिकारियों को जिलों जिलों में बैठा करके इसमें बड़ा घोटाला किया जा रहा है, और क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता त्राई कर रही है, और इस पर सब लोग किसी को कोई भी चिंता नहीं। चंदेल साहब, इस मौके पर एक सवाल हम आपसे जरूर पूछना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में एक उभरते हुए चैनल है, अभी हमने 1 वर्ष पूरा किया है, हमने खबर दिखाई, उसका असर हुआ। क्या एक सांसद के आंदोलन की धमक इतनी नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में न सही, कम से कम आपके संसदीय क्षेत्र में यह हालत न बने, और अगर किसी तरह से बन जाए तो वो जल्द से जल्द दूर हो, उस कमी को पूरा किया जाए, बजाय इसके कि पहले मीडिया इंटरवेंशन हो, खबर चले, प्रशासन जागे और तब ये कार्रवाई हो? क्या आप ये नहीं मानते कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में, राजनीतिक भावना दुर्भावना में हमारे सिस्टम की ये स्थिति हो गई है? ये सरकार के फेल्यूर के साथ साथ कहीं ना कहीं विपक्ष का भी उतना ही बड़ा फेल्यूर है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये गंभीर विषय को उठाया और सबकी जानकारी में आप लेकर के आए। हमारे यहाँ ये स्थिति है कि जिन प्रकरणों की जानकारी हम लोगों को हो जाती है, उस पर हम लोग दबाव बना करके और अधिकारियों को और जो वितरक हैं उनसे बोल करके किसी न किसी प्रकार से हम लोग उनका इंतजाम करा देते हैं। लेकिन वो लोग बहुत कम परसेंटेज हैं। जो मेरा मानना है कि 50-60% लोग आज भी अनाज के लिए, राशन के लिए जो लंबी लंबी लाइन लगाते हैं और उनको राशन नहीं मिल पाता है, और उसके साथ साथ अगर वो शिकायत करने जाते हैं जी तो उनको प्रताड़ना मिलती है। चंदेल साहब, आदरणीय चंदेल साहब, देखिए पीड़ित परिवार के एक सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने हमारी तारीफ की, हम बहुत विनम्रता से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा सवाल बहुत सीधा है सांसद महोदय। हमारा सवाल यह कि क्या एक सांसद के पास अपने इलाके की सूचना ही नहीं आ रही है? क्या एक सांसद का तंत्र जो है वो अब काम नहीं कर रहा है? क्या एक सांसद की धमक खत्म हो गई है, वो अपने इलाके में यह भी नहीं करवा सकता? हमारा सवाल तो सीधा आपसे है। हम सरकार से तो सवाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन सरकार के साथ साथ क्या यह विपक्ष की भी नाकामी नहीं है कि एक परिवार इस भुखमरी के कगार पर पहुंच जाए, मीडिया में खबर आने का इंतजार करे, खबर चले, शासन प्रशासन जागे, तब यह हालत हो? आप एक परिवार की बात कर रहे हैं, मैं अपने यहाँ के कई नहीं, मैं तो आपकी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं चंदेल साहब। मैं तो आपने अभी कहा कि जितनी सूचनाएं हमें मिल जाती हैं, बड़ा संसदीय क्षेत्र है आपका, हम समझते हैं, लेकिन एक सांसद की जिम्मेदारियों का निर्वहन आप भी बखूबी समझते हैं, इसलिए हमारा सवाल है आपसे। नहीं, हम लोगों का उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, क्षेत्र की जनता ने हमको इसी बात की जिम्मेवारी सौंपी है। लेकिन आप जिम्मेवारी ठीक तरीके से नहीं निभा रहे। नहीं, हम लोग उसको बखूबी हम लोग निभा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं वो आप उससे अवगत हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का जो शासन चल रहा है, बल्कि इसको कुशासन कहा जाए, इस कुशासन में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा ताकत लगा करके कम परिणाम निकल पा रहे हैं। सर, विपक्ष की भूमिका भी तो यही होती है। सत्ता पक्ष जब कुशासन करने लगे, आप ही के शब्दों में, तभी तो विपक्ष की भूमिका खड़ी होती है, बड़ी होती है। विपक्ष कहां है उत्तर प्रदेश में? सर, हमारा बड़ा सीधा सवाल है। देखिए, अभी हम डिबेट में जब ओपन करेंगे इस फोरम को, सत्ता पक्ष के लोग भी जुड़े होंगे, से इसी धार से सवाल पूछेंगे, लेकिन हमारा सवाल अभी तो सांसद महोदय से है, चंदेल साहब से है कि विपक्ष कहां फेल हो रहा है, विपक्ष कहां अपनी जिम्मेदारी से चूक रहा है। क्या टेलीविजन चैनल पर, क्या प्राइम न्यूज पर खबर आ जाती है और हम एक टेलीफोन कॉल सांसद महोदय को जोड़ते हैं, तब उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद आती है?
नहीं, मैं आप लोगों को मैंने बोला कि कम से कम आप लोग वहां पर पहुंचे, आपने इस बात को दिखाया। मेरा ये मानना है कि अभी आपने जो दिखाया एक जगह की घटना दिखाई है। आप लोगों को इस प्रकार की चीजें हैं, मैं आपको अगर इसका आपके जो मीडिया के जितने आपके ग्रुप के लोग हैं जी, अगर इस बात को दिखाएंगे ना, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये उजागर होंगी और बहुत सारी चीजें इसमें उजागर होंगी। और मैं आपको बताऊं, जिम्मेवारी का हम लोग पूरा निर्वहन करते हैं और उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान की जो स्थितियां हैं, आप उस बात को जान रहे हैं। हम लोगों के ऊपर कईयों मुकदमे इस बात के लगे हुए हैं कि लोगों का हक दिलाने का हम लोग काम करते हैं। और जब लोगों को हक दिलाने की बात करते हैं तो शासन को, प्रशासन को, सत्ता दल के लोगों को, चंदेल साहब, उनको लगता है कि ये लोग चंदेल साहब आप तो सांसद हैं, आप बड़े और पुराने नेता हैं। चंदेल साहब, विपक्ष कब से मुकदमों की परवाह करने लगा सर? नहीं, हम लोग परवाह करने वाले लोग नहीं। फिर इस दलील का क्या अर्थ है सर? इस दलील का तो कोई अर्थ ही नहीं है। नहीं, मैं इस बात को आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका जो सफलतापूर्वक निभा रही है, आपने देखा होगा पिछले वर्षों से कोई भी दूसरा दल, किसी भी दल की आप बात करें, वो सामने नहीं है। सही बात है, नहीं सही बात है, नहीं सही बात है चंदेल साहब, लेकिन मुद्दा क्या है? सही बात है, मुद्दा क्या है? आपकी पार्टी ने कैराना को मुद्दा बनाया, उस पर लड़ाई लड़ी, अखबारों में, टेलीविजन चैनल पर, दूसरी जगहों पर बहुत सारी डिबेट्स हुई, लेकिन बुंदेलखंड का पलायन, बुंदेलखंड की भुखमरी कभी मुद्दा बनी क्या? कभी भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश में उसे उसी सुर के साथ उठाया क्या जैसे कैराना की आवाज हमने सुनी? तब हम क्यों ना ये कहें कि साहब भारतीय जनता पार्टी सरोकार की राजनीति से दूर हट गई है, सिर्फ वोट की राजनीति तक चिपकी हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए ले आऊं, हमारे यहाँ आज तक किसानों को सूखा राहत की चेक नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर हस्तक्षेप किया और उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। हम लोगों ने पूरी सूचना दी। मुझे पूछा गया कि बुंदेलखंड के किसानों का कितना पैसा बाकी है, उनके घर में अनाज नहीं है, उनके पास उनकी क्रय शक्ति खत्म हो गई और लंबे समय से अकाल की स्थिति में है। और भारत सरकार ने बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से, ठीक है चंदेल साहब देखिए, हम तो इस स्पेसिफिक मामले, हम तो सिर्फ जिम्मेदारी और आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर। हम क्योंकि हर मसले में होता है, राजनीति होने लगती है, हम वो नहीं होने देना चाहते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जी चंदेल साहब, डीएम साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदेल साहब, बहुत माफी के साथ आपको हम रोकना चाहेंगे। लखनऊ में भी हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। यूं तो हम कैबिनेट विस्तार जो कल केंद्र में होने वाला है, उसमें जातिगत समीकरण किस तरीके से उसका आधार बन रहा है, उस पर चर्चा करने बैठे थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ गई और सरोकार की पत्रकारिता को लेकर प्राइम न्यूज जो चलने का दावा और वादा कर रहा है उसे आगे बढ़ा रहा है। हम पुष्प जी को भी जोड़ना चाहते हैं, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, लेकिन डीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीएम महोबा वीरेश्वर सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। हम ये जानना चाहते हैं कि कब और किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या सिर्फ इसके लिए कोटेदार ही जिम्मेदार था है या फिर प्रधान और ग्राम सचिव की भी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स कर रहा है? देखिए जी, कोटेदारों के साथ पिछले महीने ही बैठक हो गई थी, बहुत पहले बैठक हो गई थी और ये आदेश था कि जो लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और जो किन्हीं कारणों बस रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवाए, गांव के लोग अभी जागरूक इतना नहीं हो पाए हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें, इसीलिए कोटेदारों को कहा गया कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं और जो लोग रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवा पाए लेकिन पात्र हैं, उन सभी को राशन दिया जाए। अब जो मामला आप बता रहे हैं, इसमें राशन उन्होंने नहीं दिया और एसडीएम वहां पर गए और वहां पर राशन बंटवाए और उनको गिरफ्तार किए। जी, लेकिन सिंह साहब, एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, आप तो बहुत जिम्मेदार अधिकारी हैं। हम ये जानना चाहते हैं सर, जो हमने शुरुआत में भी पूछा कि क्या सिर्फ प्राइमा फेसी इसमें सिर्फ वो कोटेदार ही जिम्मेदार लगता है आपको या वो ग्राम प्रधान और वो ग्राम सचिव? आई है कि सचिव और प्रधान जो है वो नाम कटवा दिए थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या होगी क्या? अगेंस्ट भी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या होगी? नहीं, होगी, कार्रवाई होगी। अभी तक नहीं हुई है? आदेश दिया गया है, डीपीआरओ को आदेश दिया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए सिंह साहब, आप तो गांधी जी का जंतर आपने जरूर पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा है एनसीईआरटी से लेकर, और आप तो चूंकि बड़ी सेवा में चयनित हुए, निश्चित पढ़ा होगा। ये प्रशासन चूक कहां जाता है सर? हम जिस आम आदमी तक पहुंचने की कल्पना परिकल्पना करते हैं, उसमें क्यों इस तरह के हालात बनते हैं सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि देखिए सारे अधिकारियों से वार्ता हुई, हमारे हर एक ग्राम में जहां पर वितरण हो रहा है वहां पर
वरिष्ठ अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर्स भी वहां पर पहुंच रहे हैं और वितरण करा रहे हैं। उस बंदे ने वितरण नहीं किया उस पर्टिकुलर डेट को जब अधिकारी पहुंचे थे। लेकिन वो करता कैसे अगर राशन कार्ड कैंसिल हो गया था तो? हाँ, ये एक बात थी, ये एक बात थी, लेकिन जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमको मिली वैसे ही एसडीएम खुद गए और सारी कार्रवाई अब आगे ऐसा न हो। आप जैसे जिम्मेदार जिलाधिकारी के रहते हुए महोबा में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण न हो वीरेश्वर जी, इसके लिए कोई रणनीति प्रशासन के स्तर पर? नहीं, अभी फिर भी देखिए कई मामलों में जो कोटेदार बदमाशी किए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। 3/7 में मुकदमा दर्ज किया गया है और दोबारा फिर से सारे एसडीएम्स को, सारे इंस्पेक्टर्स को, इवन इन ग्राम प्रधानों को भी बैठक करके अवगत कराया गया है। और ये भी कहा गया है, एक चीज ये भी सभी प्रधानों को कहा गया है कि इन केस अगर कोई आदमी इन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो राशन मिल रहा है उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि उसको खाने के लिए अनाज नहीं है तो 1000 रुपए तक का जो है उनको अनाज खरीद करके दे दें और उसका भुगतान ले लें। अच्छा सिंह साहब एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, हमें पता है कि आप व्यस्त हैं। ये बताइए सर कि एक जिलाधिकारी रहते हुए, एक जिलाधिकारी होते हुए, क्या भूख से जुड़ी ये खबर, ये तस्वीर आपको परेशान करती है या नहीं करती? मतलब सब कुछ सिर्फ एक सिस्टम में ही बंद गया है या फिर उस आम आदमी के पेट की ये भूख एक जिलाधिकारी को विचलित भी करती है? टेलीविजन पर इस सामान्य बयान से ज्यादा छटपटाहट क्या है? बात सिर्फ ये नहीं है, बात कुछ इसमें कुछ और भी है। वो आदमी बीमार था, ग्वालियर में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन फिर भी ये हुआ कि राशन उसको नहीं मिला, इसलिए कार्रवाई हुई। आगे ना हो इसके लिए आपकी तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कम से कम ये भरोसा देने के लिए। महोबा की जनता आपको सुन रही होगी, हमारे वहां के वो दर्शक आपको देख रहे होंगे, इसके लिए कि कम से कम एक जिलाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। सांसद महोदय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ के पैनल के पास हम जाएंगे, लेकिन पुष्प जी की टिप्पणी के बाद, पुष्प जी, ये कैसी स्थिति हम देख रहे हैं? हम जो टेलीविजन पर रोज बातचीत कर लेते हैं, जिसके हम भी आदी हैं और वो तमाम नेता और अधिकारी, प्रशासन और शासन सब आदी हैं, क्या उससे आगे निकलकर हमारा सिस्टम उस भूख को समझता है जिसकी वजह से ये हालात बनते हैं या होते हैं? देखिए, सिस्टम अभी भी असंवेदनशील है। वो अभी जो बातचीत आपने की जिलाधिकारी से, उनसे लगा कि जैसे वो खाना पूर्ति जैसे एक सरकारी अधिकारी करता है। एक जिम्मेदारी होती है, आप इस तरह की चीजें अपने जिले में ये पता कीजिए एक जिलाधिकारी के नाते कि इस तरह के केसेज क्या और भी हुए हैं, और भी नाम जो काटे गए हैं। वास्तव में ये गांव में राजनीति होती है, एक आदमी उस पसंद जिसको नहीं करता है और कुर्सी पे आ गया तो नाम कटवाने के चक्कर में रहता है। इसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ियां होती हैं। जिलाधिकारी को चाहिए चीजों को स्कैन करना, देखना कि इस तरह के कितने सारे केसेज आए हैं, कितने नाम कटे हैं, कितने वैसे लोग भी हैं जो बड़े संपन्न हैं, खाते पीते हैं, लेकिन बीपीएल कार्ड बनवाए हुए हैं जी। जो कल्प्रिट है उनको आप हटाइए, उनको सजा दीजिए, बल्कि तो वो उन चीजों से दूर हैं। अब राजनीति की जहां तक बात है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप सांसद हैं। सांसद की भूमिका सिर्फ ये नहीं कि हम विपक्ष में हैं उत्तर प्रदेश में तो इस वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके सांसद कोटा भी आता है, आपके यहाँ बहुत कितने करोड़ हैं, अब तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो आपका काम सिर्फ सड़क, ऐसी इमरजेंसी के लिए पैसे आपके पास होने चाहिए कि जब आपके इलाके में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब आपके संसदीय क्षेत्र में जब कोई भूखा मर रहा हो या जनता परेशान है किसी वजह से, सांसद के आपातकालीन कोटे से भी आप खर्च कर सकते थे जी। आप राजनीति बाद में करते, पहले आप उसे अनाज मुहैया कराते जी। हम सर यहाँ जरा लखनऊ स्टूडियो को भी जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ये बताते हुए कि लखनऊ स्टूडियो से कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता शिव पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गिरिजा शंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि कल केंद्र में जो मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल है, हम उस पर यह कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले चूंकि ये बड़ी खबर आई और प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ, जहां कम से कम एसडीएम स्तर के एक अधिकारी ने इतनी संवेदना दिखाई कि उस कोटेदार को निलंबित किया जिसने अनाज देने से मना किया था, भूखमरी की कगार पर पहुंचे उस परिवार को, जिसकी खबर प्राइम न्यूज ने दिखाई थी। लिहाजा हमें इस चर्चा पर जाना पड़ा। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत
हाजिर हो रहे हैं इस सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता और इस खबर पर हम अपने लखनऊ स्टूडियो से भी रिएक्शन लेंगे और उसके बाद कल के विस्तार पर भी चर्चा करेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। गांव में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना शुरू की। इसमें गांव में पक्की सड़कें और नाली बनाने का काम हुआ। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर रोगों पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। पेयजल आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार। कानून व्यवस्था की बात करें, हम अभी की सरकार की बात करें तो उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, माफियों का राज चल रहा है। ये सरकार तो जाएगी, इसको तो कोई बचा नहीं सकता। बसपा की सरकार में आपका घर भी जलाया गया था। बसपा ध्वस्त थी। जिस प्रकार के हादसे हुए, दिल दहला देने वाले थे। इनके दो मंत्री तो जेल गए रेप के केस में। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम विकास के नारे के साथ चुनाव में जाएंगे। कभी घर वापसी, तो कभी धर्म परिवर्तन, तो कभी बच्चे कितने हो, यही चलता। और पलायन चल गया, शुरू हो गया। चुनाव होने जा रहे हैं 2017 में। इस माहौल में चुनाव होंगे तो ये बहुत ही खराब चुनाव होंगे। हम असेंबली आती है तो कांग्रेस पार्टी किस पार्टी को सपोर्ट करेगी? हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को पीछे करेंगे। एडिटर इन चीफ मोहसिन खान की कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत मंगलवार रात 9 बजे। प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर और नेट विजन के चैनल नंबर 209 पर। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में हम चर्चा करना चाहते हैं कल केंद्र में होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल की। लेकिन उससे पहले हम एक बड़ी खबर पर लखनऊ स्टूडियो से रिएक्शन लेना चाहते हैं। हमारे साथ शिव पांडे, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता मौजूद हैं, गिरिजा शंकर गुप्ता जी हैं, बीजेपी नेता प्रवक्ता प्रदीप सिंह बब्बू जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हम सबसे पहले शिव पांडे जी आपसे एक रिएक्शन लेना चाहते हैं। क्या ये हमारे उस सिस्टम का फेलुअर है, नाकामयाबी है, जिसके बारे में अखबारों में और टेलीविजन पर हम रोज बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं? क्या यही उत्तम प्रदेश की असली हकीकत है जो इस परिवार की तस्वीरों से हमारे सामने है? आवाज मिल रही है शिव पांडे जी? गिरिजा शंकर जी, आपको आवाज मिल रही है सर? हेलो जी, आ रही है जी, कमेंट करिए सर। क्या ये हमारे पूरे सिस्टम का फेलुअर है? हेलो गिरिजा शंकर जी। हेलो राजू जी, पहले तो आपको हेलो जी जी बोलिए। हेलो बोलिए सर, हम सुन रहे हैं, बोलिए।
आपको तो पहले जो साल भर आपके मैं उसके लिए आपको जो साल भर हुए हैं आपके चैनल को मैं उसको बधाई देना चाहता हूं। और इस साल भर के चैनल में जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश की यथास्थिति दिखाई पूरे देश को, और डीएम को और जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये सिर्फ एक महोबा का हाल नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का इस समय हाल है। और जिस तरीके से भाजपा के सांसद महोदय आपको बता रहे थे कि जो खबर मेरे तक आती है वो हम पहुंचाते हैं, बाकी चीजों से मेरा मतलब नहीं रहता है। वहां इनको रोटी के लिए कोई परिवार मर रहा है, उससे इनका मतलब नहीं था। ये कैरेना जैसे मामलों को उछालकर और 2017 के चुनाव में सांप्रदायिक दंगे कराकर अपने वोट बैंक जहां इनका हासिल होगा वहां इनका मतलब होगा। उस एक परिवार को तो वोट ये जबरदस्ती रूप से ले लेते हूँ। जिस तरीके से प्रदेश के हालात हैं, जिस तरह से ज्ञापन चाहे सपा सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो प्रदेश को बेहाल कर दिया है, उस तरीके से तो नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं शासन भी है। पूरी तरीके से कुशासन का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है। गिरिजा शंकर जी, जी राजू जी, देखिए आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही सतह की खबर दिखाई और बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोग भूखे मर रहे हैं। ये बात हमारे सभी सांसद जब प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के पास लेकर गए और बताए कि उत्तर प्रदेश में ये हालत है कि जो अनाज है वो कोटेदार नंबर 2 में बेच रहे हैं और लोगों को अनाज ही नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उसी के तहत खाद्य सुरक्षा कानून देश में लागू किया। और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देखिए शिव जी रुक जाइए, मैं आपके समय नहीं बोला, थोड़ा बोलने दीजिए, फिर बाद में आप बोल लीजिए। देखिए सब समय निकल जाएगा, हमें मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार पर भी चर्चा करनी है। एक छोटा कमेंट हम आप लोगों जैसे गंभीर नेताओं से लेना चाहते हैं। गिरिजा शंकर जी पूरा करें। जी शिव पांडे जी उन्हें पूरा करने दीजिए सर। लागू किया, शिव पांडे जी उन्हें पूरा करने दीजिए, फिर हम आएंगे। नहीं राजीव जी, अब आप ये कहेंगे कि जितनी मोदी जी योजनाएं चला रहे हैं सारी कांग्रेस की हैं, तो आप गलत फहमी में हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत मोदी जी योजना चला रहे हैं, मोदी जी लेकर आए और मोदी जी के समय में संसद के अंदर खाद्य सुरक्षा कानून पास हुआ। आपके माध्यम से जनता को मालूम चल जाए खाद्य सुरक्षा कानून मोदी जी के समय ही संसद में पास हुआ। आप उसको जबरदस्ती अपनी वोट लेना चाहते हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। महोदय जी बैठे हुए, राजीव जबरदस्ती वोट लेना चाहते हैं। कानून कौन लेके आया? अच्छा ठीक है सर इन्हें पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात भी रखिएगा, हम बाकी लोगों का रिएक्शन भी लेंगे इनकी बात पर। बात तो आगे बढ़ने दीजिए। शिव पांडे जी सरकार में आ गए, देखिए सर यहाँ इस चैनल पे प्रतिष्ठित चैनल पर बोल के झूठ बोल रहे हैं और मेरे सामने बोलने का आप जो है इसको देखिए ना, आप संसद में कब पास हुआ ये देखिए ना। अच्छा ठीक, संसद में कब पास हुआ ये देखिए ना। संसद में उत्तर प्रदेश में जिस सरकार की जिम्मेदारी है उससे आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। कानून पास हुआ और राजीव जी, शिव पांडे जी, राजीव जी आपको फैसला करना होगा, खाद्य सुरक्षा कानून कौन लेके आया आपके चैनल पर। सर इस पर हम फैसला कर लेंगे, लेकिन कौन लेकर आया, कौन लेकर आया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उसका हो क्या रहा है और उसके लागू होने के बावजूद ये तस्वीर सामने आ रही है और पूरा हमारा अमला, पूरा तंत्र एक तरह से बेकार नजर आ रहा है। लागू ही नहीं कर रहे हैं और लागू भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पे अपना लेबल लगाना चाहते हैं। अपना लेबल लगाना चाहते हैं, अपना लेबल, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी गरीब व्यक्तियों को 2 रुपया किलो। बाबू जी बता रहे हैं सर, आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिनका कार्ड बना है उनको भी दिया जाए और जिनका कार्ड नहीं बना है उनको भी सुरक्षा दी जाए। तो फिर आपके कोटेदार ने नहीं प्रदीप सिंह जी, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, अच्छी बात कह रहे हैं। गिरिजा शंकर जी सुन लीजिए जरा, प्रदीप सिंह जी, जब आपके यहाँ ये प्रावधान है कि जिसका कार्ड बना है उसे भी दिया जाए और नहीं बना है उसे भी दिया जाए, तो फिर ये परिवार भुखमरी के कगार पर कैसे पहुंच गया? मोदी जी के समय में संसद से पास हुआ। गुप्ता जी अपनी जानकारी बढ़ाइए और जानने हमारी जानकारी खूब है। गिरिजा जी मेरी जानकारी खूब है। अरे प्रदीप जी से सवाल लेने दीजिए सर, वरना हमें फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा। संसद में हम पास किए हैं, तो आप लोग कर्णधार हैं इस देश के और उत्तर प्रदेश के, जरा जिम्मेदारी तो समझिए भाई। मोदी के शासनकाल में संसद में पास हुआ। अगर ये प्रूफ कर देंगे ठीक है, सवाल लेने दीजिए सर, जिम्मेदारी का परिचय दीजिए। गिरिजा जी, शिव पांडे जी, प्रदीप सिंह जी से सवाल लेने दीजिए। अभी कमेंट कर रहे थे प्रदीप सिंह जी,
वो ये कह रहे थे कि जिसका कार्ड है उसे भी, जिसका कार्ड नहीं है उसे भी, सबको मिलना है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा कानून लागू है। सही बात है, उसकी अवधारणा में यही है, यही उसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रदीप सिंह जी, अब सवाल सुनिए और जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, फिर क्यों ये परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया, और इसकी भुखमरी के कगार तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपकी सरकार इसे ओन करेगी कि हमसे चूक हो गई? नहीं, बुंदेलखंड में स्थित है और निश्चित रूप से आपने दिखाया, आप बधाई के पात्र हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी सूचना, आपकी खबर मेरे लिए सूचना है। आपकी सूचना मिलते ही सरकार ने उस पर एक्शन लिया और तुरंत 6 दिन लग गए सर, जो भी पीड़ित व्यक्ति 6 दिन लग गए, उसको इलाज मिला, उसको अनाज मिला, उसको अनाज मिला, और उसके बाद जो भी दोषी था उसको जेल भेजा गया। इतनी कार्रवाई हुई। कहाँ ग्राम प्रधान कहाँ जेल गया? ग्राम प्रधान को जेल, ग्राम प्रधान कहाँ जेल गया? ग्राम सचिव कहाँ जेल गया जिन्होंने वो कार्ड निरस्त किए? कहाँ जेल गया? अपना काम कर रही है। नहीं, कहाँ जेल गया बताइए ना, सरकार काम कर रही, वही तो हम पूछ रहे हैं। ग्राम प्रधान जेल कहाँ गया? एक कोटेदार को आपने सस्पेंड किया, उसे जेल में डाला, कोटेदार जेल, लेकिन जो असली सूत्रधार हैं वो कहाँ जेल गए बताइए? हाँ, नहीं, जांच हो रही है, डीपीआरओ को बोल दिया गया है, डीपीआरओ जांच करके उनको भेजेंगे। अब हद ये देखिए, आप डबल स्टैंडर्ड, कोटेदार को आपने बगैर जांच के जेल में डाल दिया तुरंत। प्रदीप सिंह जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? कोटेदार को आपने बगैर जांच करके जेल में ठूस दिया, और इनकी आप जांच करेंगे? वोट की राजनीति नहीं, प्रथम दृष्टया कोटेदार दोषी था। क्यों? देखिए, प्रथम दृष्टया कोटेदार दोषी था। क्यों? जब उसका कार्ड ही नहीं है, खिलाफ जांच, जब उसका कार्ड नहीं है, कार्ड निरस्त किया ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की मिली भगत ने, ऐसा गांव में होता है। अगर कोई काम हुआ है तो दोषी वो भी रहेंगे, बख्शा उनको भी नहीं जाएगा। तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड आप क्यों कर रहे हैं? और ये तो एक घटना है, नहीं, ये तो एक घटना है। आपको पता है बुंदेलखंड में खासतौर पर ऐसी कितनी घटनाएं हैं? आप लोगों ने भी जितनी दिलचस्पी कैराना में दिखाई उतनी बुंदेलखंड में तो दिखाई नहीं। बुंदेलखंड की जितनी भी घटनाएं हैं, सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। बस बयान में संवेदनशील है, और बयान में जितना काम अखिलेश यादव की सरकार कर रही है, पिछले किसी सरकारों ने नहीं किया है। बस, और जिम्मेदारी खत्म, बुंदेलखंड स्वर्ग बन गया। प्रदीप सिंह जी ने कह दिया कि जितना काम हमने किया उतना किसी से नहीं किया, इसी से बुंदेलखंड स्वर्ग बन गया। देखिए, स्वर्ग नहीं बना, फिर स्वर्ग बना। फिर ऐसे बयान का मतलब सर, नहीं, फिर इस तरह के बयान का क्या मतलब? हम सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, आप तो दिल्ली आते जाते होंगे, दिल्ली में बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर हालत देखिए आपने क्या है, कितनी बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है, और उसके पीछे असल वजह यही है। आपकी सरकार को और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था, बजाय इसके ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेहतर रोजगार के लिए कहीं, अरे बेहतर रोजगार की स्थिति नहीं है वहां, बेहतर रोजगार के लिए नहीं, भूख से मरने से बचने के लिए यहां पर बुंदेलखंड के लोग आ रहे हैं। मजदूरी करना कोई बेहतर रोजगार नहीं है, किसानी और खेती छोड़कर। क्या बात कर रहे हैं प्रदीप जी आप? में भूख से मरने की स्थिति नहीं है अब, बिल्कुल ऐसी स्थिति है वहां। घर को अनाज मिल रहा है, गिरिजा शंकर जी बताइए, इलाज हो रहा है। इन्होंने तो बुंदेलखंड को जन्नत बना दिया, स्वर्ग बना दिया वहां, और अब वहां बेहतर रोजगार के लिए लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। आपकी खबर को हमने सूचना माना और तुरंत उस पर कार्रवाई। राजू जी, एक घटना नहीं, पूरे प्रदेश में ये लाखों घटनाएं ऐसी हो रही हैं। ये तो इस घटना को साधना प्राइम ने उठाया है, अगर आप लोग उठाते हैं, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। अगर साधना प्राइम ये न्यूज ना उठाता, ये विषय ना उठाता, तो कोई कार्रवाई ना होती। ये तो आपने के चैनल ने उठाया, इसलिए कार्रवाई हुई है। और केवल बुंदेलखंड नहीं, पूरा पूर्वांचल में आप देखिए जाके लाखों लोग भूखमरी की स्थिति में, वो तो बेहतर रोजगार के लिए। गिरिजा जी वो कह तो रहे प्रदीप सिंह जी, बेहतर रोजगार के लिए, नहीं, बेहतर रोजगार। बुंदेलखंड से पलायन इसलिए हो रहा है, इसलिए लोग दिल्ली बंबई आ जा रहे हैं क्योंकि वहां बेहतर रोजगार है। मजदूरी इस देश में अब बेहतर रोजगार हो गया है, कम से कम बुंदेलखंड के उन लोगों के लिए जिन्हें भूख परेशान करती है। नहीं, आपने कहा अभी, आप सिर्फ बुंदेलखंड, नहीं, आपने कहा अभी हम तो बुंदेलखंड पर चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में नहीं, हम तो महुआ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप कह देते हैं कि नहीं, सरकार बड़ी संवेदनशील है। यही संवेदनशीलता है जो हमें दिखाई देती है। पुष्प जी, क्या सिर्फ बयानों की यही वीरता हमें इस स्थिति पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है? सुन लीजिए आप जरा, सुन लीजिए, फिर हम जरा उस विषय पर आए जिसके लिए आज हमने चर्चा बुलाई थी। पुष्प जी, देखिए दिक्कत क्या है, दिखाना शुरू किया
और न्यूज चलाई तब जाके इन्हें कार्रवाई की। ठीक है सर, ठीक है। केवल एक अब पुष्प जी को सुन लीजिए, जो मुख्य मुजरिम है उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। पुष्प जी को सुन लीजिए। नहीं, अपनी जिम्मेदारी भी कबूल कीजिए कि केंद्र के इतने सारे मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद आपके हैं, सबसे ज्यादा जीत के आए उत्तर प्रदेश से, उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? ठीक है, तो वोट लेने की जिम्मेदारी। ठीक है, अखिलेश यादव सरकार क्या कर रही है वहां पर? सरकार पर दबाव बनाने की जिम्मेदारी, दबाव बनाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। दबाव बनाने की जिम्मेदारी जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, आप क्यों नहीं वहाँ? बीजेपी ने दबाव क्यों नहीं बनाया? केंद्र सरकार ने राशन दिया है, 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल गरीबों को देने की व्यवस्था सरकार ने की है। अब वितरण काम, अरे तो सरकार ये भी तो देख ले कि वो वितरित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपकी इतनी अच्छी योजना के बाद नहीं, तो ये भी तो देखना आपका काम है कि वो वितरण सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में किसानों की मौत हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो इनको नहीं दिखाई पड़ेगा। नहीं, अगर विदर्भ में किसान मोदी जी के शासन सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में एक भी किसान अगर आत्महत्या किया हो तो बताइए क्या बात कर रहे हैं? अभी आपको सूची दिखाऊं क्या? तब तो फिर शिव पांडे जी की बात ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि आपको सही फैक्ट पता नहीं। गिरिजा शंकर जी, तब तो शिव पांडे जी की बात ही ज्यादा ठीक है। गुजरात में आत्महत्या कर रहे हैं किसान। आप एक ही रंग का चश्मा लगाए हुए हैं। शिव पांडे जी ठीक कह रहे हैं, एक तो उनके कानून का आप श्रेय ले रहे हैं और ऊपर से मराठवाड़ा और उस इलाके में आप दूसरी स्थिति देख रहे हैं। गुजरात में आत्महत्या कर रहे हैं। कितने आंकड़े आपको चाहिए सर? एक बात कहना, एक कहानी है, एक आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बात मैं अपनी कहूंगा। एक कहानी है बंदर और शेर की, कि राजा किसको होना चाहिए। और जब बंदर राजा बन गया तो किस तरीके से जब बकरी के बच्चे को दबा लिया भेड़िए ने, तो वो पेड़ों को चकने लगा। बकरी ने कहा, भाई आप राजा हैं, चलिए मेरे बच्चे को बचाइए। तो उसने कहा, मुझे जो अपना काम करना था मैं कर रहा हूं, मैं पेड़ों पे उचक रहा हूं। वो स्थिति देश की हो गई है कि झूठ बोलकर, गड़बड़ बोलकर, अभी आपके सामने इन्होंने बोला कि खाद्य सुरक्षा कानून भाजपा ने दिया। पूरे देश को पता है कि खाद्य सुरक्षा कानून यूपीए गवर्नमेंट ने दिया। संसद में मोदी जी के समय पे पास हुआ है। सपा सरकार ने लागू नहीं किया। मोदी जी के समय पे संसद में पास हुआ है, राज्यसभा में पास हुआ, मोदी जी तब उसको लागू किया गया। इसको आप जानकारी दो सरकारों के एफर्ट की स्थिति ये है। सामुदायिक दंगे रिजल्ट देखिए ना, अभी आपके सामने है। भेदभाव फैलाकर हम नहीं करते हैं ये सब। ये आपकी जब शासन रहा देश के अंदर तो 12,000 से ऊपर दंगे देश के अंदर हुए। किसके शासन में हुए? कांग्रेस पर जाइए, देश में 12,000 से ऊपर दंगे हुए। रोटी पे आइए, रोटी पर रहिए सर। दंगा नहीं हुआ। और जहां की बातें तो खूब होगी चुनाव तक, रोटी पर रहिए। वहां देख लीजिए, एक भी दंगा नहीं हो रहा। आप कैसी बात कर रहे हैं? एक भी दंगा नहीं हो रहा, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे गुजरात हो। अच्छा ठीक है, दंगा नहीं हो रहा है, लेकिन कल मंत्रिमंडल में फेरबदल तो हो रहा है। कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा। मूल मुद्दे पर आते हैं। 12,000 दंगे इस देश में गिरिजा जी, और आज के मुद्दे पर आए सर। भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है और सबको साथ लेने की बात करती है। शिव पांडे जी हो क्या गया, मंशा थी? शिव पांडे जी आप मुझे बताइए, हो गया। जिस प्रदेश अध्यक्ष पे 18 मुकदमे लगे हों। अरे भाई, कैराना में लोग गुंडों से त्रस्त होकर अपना घर बेचने की स्थिति है, घर छोड़ के भाग रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो? कैराना में जो लोग गए हैं अपनी खुशी से मकान बेच के भाग रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? कैराना में जो लोग गए हैं, अपनी माटी, अपना घर, अपना द्वार छोड़ के जो लोग गए हैं, वो बड़ी खुशी से भी भाग के वहां से हटे। कैराना से कल के मंत्रिमंडल पर आ जाए, कैराना से कल के मंत्रिमंडल फेरबदल पर आ जाए। गिरिजा शंकर, इनका सिर्फ गिरिजा शंकर जी का मकसद था कल के मंत्रिमंडल विस्तार पर आ जाए। दंगे अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन कल मंत्रिमंडल में फेरबदल तो हो रहा है सर। और ये कहा जा रहा है गिरिजा शंकर जी की पूरा चुनावी फेरबदल है ये। जी। उत्तर प्रदेश को फोकस किया जा रहा है। अभी हम एक निजी चैनल पर प्रधानमंत्री की बातचीत सुन रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहां सरकारें चुनाव के लिए चलती हैं। अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री, अभी पिछले हफ्ते की बात है। तो अगर एक प्रधानमंत्री का नजरिया ये है, ठीक कह रहे थे, तो फिर ये चुनावी नजरिए से मंत्रिमंडल में फेरबदल ये कितना सही है? राजू जी, नहीं, फिर चुनावी नजरिए से मंत्रिमंडल में फेरबदल ये कितना सही? आप मानते हैं कि वो सही कह रहे थे? राजू जी, मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे, उनका पहला वक्तव्य आया था कि 4 साल काम किया जाए
और आखिरी वर्ष राजनीति की जाए। ये सभी राजनीतिक दलों को तो फिर दूसरे ही वर्ष आप राजनीति क्यों करने लगे? तो फिर 4 साल में भी 2 साल बाकी है सर, आखिरी साल राजनीति करनी है। ठीक, तो फिर क्यों हो रही है राजनीति? केवल जो है मोदी जी का जो विजन है वो केवल और केवल विकास का विजन है कि देश को हमें समृद्धि की ओर, देश को विकास की ओर, देश की उन्नति की ओर, देश को ऊंचाइयों की ओर ले जाना है। और इसकी समीक्षा चुनावों से पहले होती रहती है। उसी के तहत मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, किसके द्वारा देश का विकास हो सकता है, किससे देश की समृद्धि हो सकता है, किसको ज्यादा जानकारी है, कौन देश को और उन्नति को ले जा सकता है, उनको रखना है। उत्तर प्रदेश से राजीव जी, उत्तर प्रदेश से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री जितने मुख्य मंत्रालय होता है वो उत्तर प्रदेश से हैं। जैसे ही चुनाव आया इन्होंने तुरंत अपने जाति समीकरण और ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर जो अपने अपने क्षेत्र में समतराई छवि रखते हैं उनको इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश को मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा 2017 तक भाजपा की सिर्फ ये राजनीति और नीति होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को हम सांप्रदायिक दंगों में झोंक दें। और इसी के तहत मैं भाजपा, फिर मैं कहता हूं सांप्रदायिकता की बात नहीं करता है, सांप्रदायिकता की बात आप लोग करते हो। सांप्रदायिकता की बात सपा, बसपा और कांग्रेस करती है। भाजपा का केवल एक कहना है कि सबका साथ सबका विकास, हम उसके लिए काम करते हैं। कितना विकास हुआ? आपने अभी कहा कि 4 साल मोदी साहब ने कहा कि हम काम करेंगे और आखिरी साल राजनीति करेंगे। ये मंत्रिमंडल विस्तार राजनीति के तहत आ रहा है कि विकास के तहत आ रहा है? आप किसका विकास कर रहे हैं? आप मंत्रिमंडल का विकास कर रहे हैं, किस देश का विकास कर रहे हैं? ऐसा है आप शिव जी जो बात करते हैं क्या किया कि जातियों की, अरे भाई जाति जब कोई मंत्री बनेगा तो किसी न किसी जात का तो होगा ही होगा। ये तो है नहीं उसके पीछे कोई जाति नहीं होगी। देश में क्या विकास किया? इससे देश का विकास हो सकता है। किसको मंत्रिमंडल में लेना है, किसको नहीं लेना है, ये मोदी जी को तय करना है। क्या चाहते हैं? नहीं शिव जी क्या चाहते हैं? आपसे पूछ के मंत्री रखे, किसको रखना किसको नहीं रखना है? देश में उन लोगों को मंत्री, अरे भाई देश के लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है तो मोदी जी तय करेंगे हमें देश को ले जाने के लिए किन साथियों की जरूरत है। पछता रही है को लेकर चलेंगे। दीजिए क्या चाहते हैं कि क्या चाहते हैं? जैसे मनमोहन सिंह सोनिया जी के कदमों में बैठकर मंत्रिमंडल बनाते थे वैसे ही मंत्रिमंडल बने, वैसा तो नहीं बनने वाला है। नहीं, पूरा चुनाव के नजरिए से बने सर, वैसे नहीं बनने वाला है। नहीं, पूरा एक एक वोट का गणित लगा के बने। समय में ही जीडीपी घटकर 5 से नीचे आ गई। अच्छा प्रदीप सिंह जी को भी बोलने दीजिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज की मोदी जी ने 14% बढ़ोतरी करी। हमारे समय पूरे विश्व में रिसेशन था और हमने 40% तक उनकी आमदनी बढ़ाई थी। ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, ये समझना चाहिए भाजपा को। रही प्रदीप सिंह जी को भी देख लें भाई कि ये जाति का विस्तार समझ रहे हैं या फिर विकास का विस्तार समझ रहे हैं। प्रदीप जी को बोल लेने दीजिए। प्रदीप जी को बोल लेने दीजिए। एक ही रूप में उसका मानक है, एक ही रूप में नापी जाती है। आप कैसा उदाहरण दे रहे हैं? ठीक है, पूछिए जीडीपी पूरे विश्व में सभी देश एक ही तरीके से नापते हैं और ये केवल भारत की हम नहीं नापते। अच्छा ठीक हो गया, गिरिजा शंकर गुप्ता जी हो गया, गिरिजा शंकर जी हो गया। प्रदीप जी को बोलने दीजिए। उसी के अनुसार प्रदीप जी, ये मंत्रिमंडल विस्तार क्या विकास की समीक्षा के बाद है, ये फेरबदल या फिर जो बाकी लोग देख रहे हैं वैसा ही आप भी देख रहे हैं कि चुनावी उठापटक, चुनावी नजरिए से ये फेरबदल किया जा रहा है? प्रदीप सिंह बब्बू साहब। नहीं, आप तो देख ही रहे हैं विकास का इसमें कोई एजेंडा नहीं है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि चुनावी दृष्टिकोण से हम ये विस्तार कर रहे हैं। ये पूरी चीज, सारी चीज ये चुनावी दृष्टिकोण से करते हैं। इनके अध्यक्ष बराबर ये कहते हैं कि मैं मथुरा और कैराना को चुनावी मुद्दा जरूर बनाऊंगा। जहां पे रामवृक्ष यादव को आरएसएस के नेताओं के साथ देखा गया, उसकी फोटो उजागर हो गई, उसके बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे। हर चीज को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर बांटना चाहते हैं और निश्चित रूप से 2017 तक ये लोग इस तरह का मंसूबा पाले हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार इनके मंसूबे को कारगर होने नहीं। रामवृक्ष यादव को, रामवृक्ष यादव की वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आरएसएस के नेताओं के साथ उनको देखा गया है, मीटिंग देखी गई लगातार। और आप कह रहे हैं कि
आपकी सरकार थी, उसको मुद्दा बनाएंगे, हटाने के लिए उसको आप कह रहे मुद्दा बनाएंगे उसको। आपके कारण इनका सारा चुनाव, इनका सारा दृष्टिकोण सिर्फ चुनाव आपस में बात करें, उलझने की ठीक है सर, अब समय नहीं, चुनाव को समय नहीं, कमेंट ले लेने दीजिए। चुनाव को मंत्रिमंडल विस्तार पर एक सवाल ले लेने दीजिए सर, हो गया, आप सुन लीजिए। इस तरह की राजनीति उन्होंने गुजरात से शुरू की और उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। ठीक है, अरे भाई ये तो ठीक है गिरिजा शंकर जी, हो गया। की सरकार ही है। पुष्प जी हम कैसे देखें कितना विकास का एजेंडा है और कितनी राजनीति है? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं उनकी लिस्ट, मैं भी कई लिस्ट जारी करूंगा। यादव के द्वारा कितने माफिया, कितने गुंडे आपके यहाँ हैं? सरकार द्वारा ऐसी उसको खाद पानी दी गई कि वो 2 साल के अंदर 280 एकड़ में रामवृक्ष फैल गया। ठीक है, ऐसी सरकार द्वारा खाद पानी दी गई। हो गया, आप सुन लीजिए। मैं तो पहली बार सुना रामवृक्ष एक ऐसा वृक्ष हो है गया, जिसको सरकार द्वारा ऐसी खाद पानी दी गई कि 280 एकड़ सरकार ने खाद पानी नहीं दी, आपने उसको सींचा। निर्णय के आप लोगों ने सींचा उसको। आपके नाते इस तरह के लोग पलटते हैं। निर्णय था, अगर हाई कोर्ट आदेश न देता तो रामवृक्ष आज भी वहां काबिज होता और वो जमीन उसकी हो जाती। ठीक है गिरिजा शंकर जी, ठीक है, हो गया। आप सवाल लेने दीजिए सर, उत्तर प्रदेश के सवाल लेने दीजिए गिरिजा शंकर जी, आपस में उलझना बंद करिए। पुष्प जी, कितना विकास के एजेंडा और कितनी राजनीति मंत्रिमंडल फेरबदल में, सुन लीजिए। हाँ, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल सामने आया है कि मिर्जापुर से जो सांसद है अनुप्रिया पटेल, वो मर्ज कर गई, मतलब कुछ 1 घंटा पहले की बात है कि उनको अमित शाह जी ने भाजपा में शामिल कर लिया और इसकी लगभग संकेत क्लियर हो गया है कि उनको मंत्रिमंडल में लाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य है कि मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर देहात, इलाहाबाद के जो वोट बैंक हैं, जो इलाके हैं, वहाँ के जो कुर्मी वोट बैंक हैं, कोयरी, काची, कुशवाहा, इस वोट बैंक को आपको इंटरेक्ट करना है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस पार्टी में जो ये अपना दल पार्टी है, कृष्णा पटेल जिसकी कमान उस पार्टी उनकी माँ की कमान में है, उस पार्टी में भी फाड़ हो गई है, विद्रोह हो गया है। उन पर बाकायदा गद्दार कहा गया है, जो कल का बयान है उसमें गद्दार कहा गया है। तो जिस वोट बैंक को आप देख के इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये साफ साफ जाहिर करता है कि आपका उद्देश्य क्या है मंत्रिमंडल फेरबदल का, इसके पीछे आप क्या चाह रहे हैं। अच्छा, आपके मंत्रिमंडल में दाल की महंगाई कम नहीं हो पाई, दाल की कीमत जहां है वहीं है, उसके लिए जो जिम्मेदार मंत्री हैं, कृषि की जो हालत हुई है उसके जो जिम्मेदार मंत्री, उनको आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, अब कांग्रेस जो कह रही है कि जातिवाद वाली बात है मंत्रिमंडल में, जो जातिवाद, तो जातिवाद की बात आपके यहाँ जो एक्सपर्ट अभी आके बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी एक जातिवादी फार्मूला दिया कि ब्राह्मण कार्ड आप खेलिए, तब जाके आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप अपना कुछ कर पाएंगे। एक जाति की कार्ड दूसरी जाति, ये अच्छा, अभी स्थिति ये है कि भाजपा भी सोच रही है कि आप किसी तरह से ब्राह्मण जो मंत्री हैं अभी काम करें ना करें, उन्हें हटाएं या ना हटाएं। नजमा हेपतुल्लाह को ठीक है आप हटा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या क्या वहां पर किस तरह के कार्ड, कहीं आपका मुस्लिम वोट बैंक का मतलब ये हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस रिव्यू और फ्यूचर और डेवलपमेंट सिर्फ दिखावा है, दिखावा है। असल में समीकरण वही है चुनाव वाला। बिल्कुल, आप रामविलास पासवान को नहीं छेड़ सकते हैं, आप राधा मोहन सिंह को नहीं छू सकते हैं, जिसकी वजह से आज ये जो अनाज की हालत है, गरीब की, मैं फिर वहीं पर आ रहा हूँ महोबा पर, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस, सरकार का परफॉर्मेंस, मुझे नहीं लगता है कि ये इस मंत्रिमंडल में परफॉर्मेंस के आधार पे कोई चेंजेस आने वाले हैं। इस मंत्रिमंडल में पूरा फोकस रहा है कि कौन सी जाति का कितना बड़ा वोट बैंक है, कौन नेता सबसे ज़्यादा बटोर पाएगा उत्तर प्रदेश में जी, उसको पकड़ो, कौन नेता बटोर पाएगा उत्तराखंड में, पंजाब में, उसे आगे बढ़ाओ, वोट दिलाओ, चेहरे कौन से हैं उन पर फोकस होगा, उन्हें जगह मिलेगी। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पुष्प जी स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिव पांडे जी बहुत धन्यवाद आपका लखनऊ स्टूडियो पहुंचने के लिए। गिरिजा शंकर जी आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बहुत शुक्रिया प्रदीप सिंह बब्बू जी आज की इस डिबेट में आने के लिए। दरअसल डिबेट तो हम कैबिनेट फेरबदल पर करना चाहते थे, लेकिन एक बड़ी खबर की वजह से महोबा में जिस तरह से एक परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंचा, हमें प्राइम एजेंडा का बड़ा हिस्सा आज उस खबर पर फोकस करना पड़ा। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी।